हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हमारी तीसरी क्लास है PYQ की सीरीज की। आज हम देखते हैं अपना PYQ का अगली क्लास। सबसे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे सिलेबस में हमारे वर्ग 2 वर्ग 3 की इंग्लिश आती है, जिसमें लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में ये सारे पोर्शन होते हैं, जिसमें ग्रामर होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। वोकेबलरी में हमारा सिनोनिम एंटोनिम्स आता है। उसके बाद हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। उसके बाद हमारा इडियम्स आता है। फिर हमारा स्पेलिंग टेस्ट आता है। फिर हमारी वोकेबलरी का कोई बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में हमारे अनसीन पैसेज होता है, पैसेज विथ क्वेश्चंस होते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, समरी राइटिंग होती है। राइटिंग स्किल्स में ऐसे राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग होती है, एप्लीकेशन राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, प्रीसेस राइटिंग होती है। और लिटरेचर में हमारा प्रोज होता है, पोएट्री होता है, एथर देयर वर्क्स होते हैं, लिटरेरी टर्म्स होते हैं, और फिगर ऑफ स्पीच होता है। आज मैंने PY की सीरीज में 2-3 पैसेज भी रखे हैं, ताकि आप लोग को कराऊं कि अनसीन पैसेज में कैसे पैसेज आते हैं और कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आज मैंने PY की सीरीज में पैसेज भी रखे हैं, ठीक है ना। तो आज आप लोग ना पेन और मोस्टली रखिएगा, और आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप लोग की रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, आप लोग कितने समय में कितना पैसेज पढ़ पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, और किस हिसाब से आप क्वेश्चंस उसको कर रहे हो, ठीक। अब चलिए थोड़ा हम जान लेते हैं। हमारी टीम से मिलिए आप। ये हमारी टीम है, जिसमें हमारे अनीस सर मैथ्स पढ़ाते हैं, चौरसिया सर SST पढ़ाते हैं, जायसवाल सर CDP पढ़ाते हैं, और मैं खुद आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अंकित सर आपको साइंस पढ़ाते हैं, और अंजलि मैम आपको हिंदी पढ़ाती हैं। चलिए, मैंने आपको सिलेबस के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये हमारा पैसेज है, तो चलिए रीड करिए आप लोग पैसेज, और बताइए कितना जल्दी आप लोग रीड कर पा रहे हो। इसमें पैसेज नंबर 1 से 7 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें पैसेज हमारा किसके बारे में बोल रहा है। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, द शिप हैज वेदर नॉट वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज वॉन, ठीक। द रिपोर्ट्स इज नियर, द बेल्स आई हेयर, द पीपल और एक्साइटिंग while follow eyes the steady keel the vessel grim and daring, but oh heart, oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies fallen cold the and dead। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका टाइटल क्या बता रहा है। हे कप्तान, हे कप्तान, क्या बोल रहा है। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, हे कप्तान, मेरे कप्तान, आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन, हमारी जो भयभीत यात्रा जो हुई वो समाप्त हुई। जो हमारी डगमगी भयभीत, फेयरफुल मतलब क्या होता है, भयभीत, ठीक। तो हमारी भयभीत यात्रा समाप्त हो गई। फिर क्या कह रहा है, द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक, ठीक। तो उसके बाद क्या बोला, जहाज के सभी कठिनाइयों और तूफानों को हमने पार कर लिया। तो वेदर्ड एवरी रैक मतलब होता है कठिनाइयों को हमने, सभी कठिनाइयों और तूफानों, ठीक, तूफानों को हमने पार कर लिया, ठीक। उसके बाद क्या लिखे हैं, द प्राइज वी सॉट इज वॉन, हमें जो है तो सफलता मिली। हाँ, और जिस पुरस्कार और जीत की हमें सफलता मिल गई है। द पोर्ट इज नियर, पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है। पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है। पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह हमारे बहुत पास है। नियर मतलब क्या होता है, बंदरगाह हमारे पास है। फिर क्या लिखे, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्साइटिंग, ठीक। बंदरगाह हमारे पास है और मुझे घंटियां सुनाई दे रही हैं। जो बंदरगाह है उसके पास हमें आवाज़ आ रही है, हमें घंटियों की आवाज़ आ रही है, और लोग क्या कर रहे हैं, एक्साइटिंग हो रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं।
फिर क्या लिखा है, वाइल फॉलो वाइज द स्टडी कील्स द वेसल ग्रीम एंड डेरिंग। क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है और सभी की निगाहें उस मजबूत और साहसी जहाज पर है। ठीक है ना, कहाँ पर है, साहसी जहाज पर है। तो वेसल ग्रीम मतलब होता है साहसी जहाज। फिर क्या लिखा है, बट ओ हार्ट 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, लेकिन मेरे हृदय में मेरे कप्तान के शरीर की खून की कुछ बूंदें बह रही हैं। मेरा कप्तान जहाज जो है वो जहाज की छत पर ठंडा और मृत लेटा हुआ है। क्या बोल रहे हैं, जहाज की छत पर ठंडा और मृत लेटा हुआ है। डेक, डेक मतलब होता है जहाज की छत। क्या होता है, जहाज की छत। ब्लीडिंग ड्रॉप्स मतलब होता है खून की कुछ बूंदें। क्या होता है, खून की कुछ बूंदें। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है, ओ कप्तान माई कप्तान राइज अप एंड हियर द बेल्स। हे कप्तान, मेरे कप्तान उठो और घंटियों की आवाज सुनो। राइज अप मतलब क्या होता है, उठना। क्या होता है, उठो। और हार्ट मतलब दिल। बेल्स मतलब क्या होती है, बेल्स मतलब होती हैं घंटियां। ठीक, राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लोगन फॉर यू द बिगुल ट्रिल्स। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, तुम्हारे लिए झंडा फहराया जा रहा है और तुम्हारे सामने में बिगुल बजाया जा रहा है। तो ये जो फ्लाई का, ये जो है थर्ड फॉर्म है फ्लाई का, इसका मतलब क्या है, फहराना। क्या होता है, फहराना। ट्रिल्स मतलब होता है बिगुल बजाना। बिगुल बिगुल बजाना। ठीक, तो हे कप्तान, ओ कप्तान, राइज अप, उठो और घंटियों की आवाज सुनो। हियर मतलब क्या होता है, सुनना। हियर मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, फॉर यू बुके एंड रिबन्स रेथ फॉर यू द सोर्सेज अ क्राउडिंग। क्या लिखा गया है कि तुम्हारे लिए फूलों के गुलदस्ते और फूलों की मालाएं लाई गई हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पुष्पों की माला। क्या होता है, पुष्पों की माला। ठीक, तुम्हारे लिए क्या लाया गया है, गुलदस्ता लाया गया है। और क्या लाया गया है, कि रिबन विद फूलों की माला लाई गई है। और क्या किया गया है, उसे पहनाया जा रहा है। ठीक, तुम्हारे लिए फूलों की गुलदस्ता और फूलों की माला लाई गई है। फिर क्या लिखा है, फॉर यू दे कॉल द स्विंग मास देयर ईगर फेस टर्निंग। ठीक, ईगर फेस टर्निंग। फिर क्या बोला गया है कि किनारे पर बहुत से लोग स्वागत करने के लिए इकट्ठा हैं और उत्सुकता से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उत्सुकता से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। ईगर फेस मतलब होता है तुम्हारा उत्सुकता। Here, Captain, dear father, this arm beneath your head. It is some dream that on the deck. ओ कप्तान। ठीक है ना, तो क्या बोला गया है यहाँ पे, हियर कप्तान, डियर कप्तान, हे कप्तान, मेरे प्रिय पिता समान कप्तान, मैं तुम्हारे सिर के नीचे अपना हाथ रखता हूँ। बेनेथ मतलब होता है नीचे। क्या होता है, नीचे अपना हाथ रखता हूँ। इट इज सम ड्रीम्स दैट ऑन द डेके। फिर क्या बोला है,
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना हो कि तुम जहाज के छत के ऊपर ठंडे मृत पड़े हो तुम्हारे। ठीक, यहाँ पे जो है तो यहाँ पे यही वाली लाइन लिखी गई, फॉलन कोल्ड एंड डेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यही लाइन लिखी गई है, फॉलन कोल्ड एंड डेड। ठीक, आप लोगों को समझ में आए। तो ये सारांश हमारा कह रहा है, यहाँ पे कप्तान है, वो जहाजी तूफान, जहाज की यात्रा करते समय एक तूफान आया था, तो कवि कह रहा है कप्तान के बारे में, उस तूफान में कप्तान जो है मारे गए हैं। तो कह रहा है कि हे कप्तान, सुनो मेरी भावना को, सुनो कि मैं इस भव्य यात्रा से समाप्त हो चुकी है और जहाज का जो बंदरगाह है वो निकट है। मुझे घंटियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। जिस पुरस्कार की हमें तलाश थी वो हमें पुरस्कार भी मिल गया है। लोग खुशियां भी मना रहे हैं और सभी की निगाहें मजबूत और साहसी जहाज पर हैं, लेकिन मेरे हृदय में, केवल कवि के हृदय में जो कप्तान का मृत शरीर पड़ा है जहाज के छत के ऊपर, उसके लिए, जो उसके शरीर से बूंदें बह रही हैं, उसके लिए कवि क्या कर रहा है, शोक मना रहा है और ये कह रहा है कि देखो कप्तान, तुम्हारे लिए झंडा भी फहराया जा रहा है और तुम्हारे लिए क्या, बिगुल भी बजाया जा रहा है, तुम्हारे लिए गुलदस्ते लाए गए हैं, फूलों की मालाएं लाई गई हैं। ठीक, और उसके बाद क्या कहा गया है कि तुम उठो, उत्सुकता से लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं। मेरे प्रिय पिता समान कप्तान, मैं तुम्हारे सिर के नीचे अपना हाथ रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई ड्रीम, ये कोई सपना है कि तुम मृत और ठंडे पड़े हुए हो। चलिए आइए अब इस पैसेज का क्वेश्चंस करते हैं। आशा है ये पैसेज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोग इसका आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ द पोएट इन द गिवन पोएम। जो है मूड ऑफ, क्या बोला है, सॉरी, क्या लिखा है, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट इन द गिवन पोएम। पोएट की मनोभावना इस कविता से क्या बता रही है। आप लोग बताइए कि पोएट की, जो कवि हैं, वो अपनी कैसी मनोस्थिति के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मनोस्थिति। बताइए क्या बता रहे, क्या हैप्पी एंड चीयरफुल है। क्या पोएट हैप्पी, जीत, विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीतना। क्या होता है, जीतना। विक्ट्री मतलब होता है जीतना। क्या कभी खुश है, क्या कप्तान के मर जाने से कभी खुश है, नहीं, है ना। ऑप्टिमिस्ट अबाउट द फ्यूचर, क्या वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कविता में भविष्य में के प्रति क्या आशावाद, अपनी फ्यूचर के बारे में अपनी आशावादी बता रहा है, नहीं। क्या रिकॉलिंग ओल्ड मेमोरीज, क्या कभी अपनी मेमोरी को याद कर रहा है, क्या अपनी यादें याद कर रहा है, नहीं। कभी दुखी है कैप्टन के डेथ से, कैप्टन के मृत्यु से कभी जो है दुखी है। ठीक, पहला ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट बताइए, दूसरा क्या कह रहा है, राइज अप एंड हियर द बेल। क्या बोल रहा है, राइज अप एंड हियर द बेल, व्हाट डज द गिवन लाइन ऑफ द पोएम मीन। अब ये जो लाइन दी गई है इसका मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। राइज अप एंड हियर द बेल्स, उठो और घंटियों की आवाज सुनो। हियर मतलब क्या होता है, सुनना। क्या होता है, सुनना। तो इसका मतलब बताइए क्या होगा। द पोएट इंक्रेज द सोल्डर बाय राइजिंग अप एंड फाइटिंग वंस अगेन। क्या कभी इसके माध्यम से ये कह रहा है, क्या सैनिकों को, सोल्डर मतलब क्या होता है, सैनिक, सैनिक, और राइजिंग अप मैंने क्या बताया है, उठना। क्या कह रहा है कि फाइटिंग मतलब क्या होता है, लड़ना। वंस अगेन मतलब क्या होता है, एक बार और, एक बार और। ठीक, अब चलिए, तो क्या कभी ये कह रहा है, सैनिकों को इंकरेज कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि आप लोग उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं, ये गलत है। द पोएट ट्राइज टू मोटिवेट हिमसेल्फ एज वेल। क्या पोएट, क्या कभी अपने आप को मोटिवेट कर रहा है कि नहीं मुझे ये ऐसा करना चाहिए, नहीं, कभी अपने आप को मोटिवेट नहीं कर रहा है। द पोएट टॉक
about his dead captain and wants him to rise again. पोएट कह रहा है अपने डेड कैप्टन से, मृत शरीर से कह रहा है कैप्टन से कि उठो उठो, एक बार और उठो। कविता में क्या बताया गया है कि मुझे सपना लग रहा है कि आप मेरे सामने मृत और ठंडे पड़े हो। फिर चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, द पोएट टॉक अबाउट हिज डेइंग मेमोरीज एंड ट्राइज टू रिमेंबर थिंग वन अगेन। पुरानी यादों को क्या याद कर रहा है, रिमेंबर थिंग्स क्या कर रहा है कि एक बार वो अपनी पुरानी यादों को क्या याद कर रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कवि कह रहा है कैप्टन से कि आप उठो और देखो, हमने आपके लिए झंडा फहराया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्या क्वेश्चन है, द गिवन पोएम कंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको बताना है कि पोएम में कौन कौन से कंटेंट्स अपनाए गए हैं। तो आप लोग बताइए, क्या बताया गया है, रिपीटिशन के बताए गए हैं, क्या चीज़ें रिपीट हुई हैं, हाँ शब्दों को रिपीट किया गया। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, ये सब चीज़ें क्या हुई है, रिपीट हुई हैं। तो हार्ट भी रिपीट हुआ है, आप लोगों ने देखा है। फिर राइम मतलब होता है तुकबंदी, कविता में पंक्तियों में राइमिंग वर्ड का उपयोग किया गया है बार बार, ठीक है। फिर मेटाफोर मतलब होता है, मेटाफोर मतलब रूपक होता है, मतलब एक रूप को दूसरे, मतलब कविता में कैप्टन को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं बताया गया है। मतलब मेटाफोर का मतलब हो सकता है किसी इंसान को बहुत बड़ा पद दे देना, मतलब कि कविता में जो कैप्टन है, कवि ने उसको एक नेता या फिर मार्गदर्शक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज एबव। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द पीपल ऑल एक्साइटिंग, व्हाट डज द वर्ड एक्साइट मीन इन द गिवन लाइन ऑफ द पोएम। अब आपको बताना है कि जो पीपल जो खुश हो रहे हैं उसका एक्साइट का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस ग्रेट प्लेजर और हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या होगा, ऑल फीलिंग ऑफ एंगर caused by being often to express criticism towards unwillingness to tell lies। आप लोग इसका बताइए कि क्या पहला हो गया हैप्पीनेस हो रही है, कि अपमान के कारण क्रोधित हो रहे हैं, कि आलोचना हो रही है, कि अनविलिंगनेस का मतलब होता है झूठ बोलना हो रहा है, यहाँ पे झूठ बोलने की अनिच्छा दर्शाई जा रही है। इसका मतलब क्या होता है, अनिच्छा। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, अनिच्छा होता है। टू एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, आलोचना करना होता है। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, क्या गुस्सा दर्शाई गई है, नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेस दर्शाया गया है कि लोग खुश हो रहे हैं, झंडा फहराते हुए लोग खुश हो रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड fearful इन द गिवन पोएम। fearful का मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया था, क्या होता है, भयभीत, है ना। fearful का मतलब क्या होता है, भयभीत होना। इसका अपोजिट बताइए क्या होगा, क्या लिखा है, कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, शांत। क्या होता है, शांत और स्थिर होता है। अनॉक्सियस का मतलब क्या होता है, अनॉक्सियस का मतलब चिंतन होता है। क्या होता है, चिंता करना, स्ट्रेस। क्या होता है, चिंतन। ठीक है। एजिटेटेड मतलब क्या होता है, एजिटेटेड मतलब क्या होता है, एजिटेट मतलब होना परेशानी, बहुत हेजिटेशन हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, तो क्या हो रहा, परेशानी हो रही, परेशान करना, क्या परेशान, या फिर उत्तेजित होना। और टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक। टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक। आप लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, अपोजिट। इसका मतलब क्या होता है, भयभीत होना। क्या होता है, भयभीत होना, भयभीत। तो इसका क्या हो जाएगा, शांत होना, कंपोज, काम डाउन। क्या होता है, काम, शांत हो जाओ, वही हमारा क्या कहलाता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिस आर्म बेनेथ योर हेड विच पार्ट ऑफ स्पीच इच द वर्ड। बेनेथ का मतलब बताना है कि बेनेथ इस लाइन में पोएम में किसका काम कर रहा है। मैंने आपको बताया बेनेथ मतलब क्या होता है, नीचे। मैं अपने हाथों के नीचे आपका सर आपका सर अपने हाथों के नीचे रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब बताइए। अब देखिए, दिस आर्म बेनेथ योर हेड, नीचे हमारे यहाँ पे, अब ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, योर हमारा किसका काम कर रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हेड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बेनेथ हमारा किस में आ जाएगा बताइए। ये हमारा क्या कर रहा है, बेनेथ योर हेड किस में आ रहा है, योर हेड का जो हमारा संबंध बता रहा है, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक सेंटेंस बोला गया है, क्या बोला गया है, दिस आर्म बेनेथ योर हेड, मेरे हाथों और तुम्हारा सर, यहाँ पे मेरे हाथों और आपका सर मतलब हम दोनों के बीच में संबंध बता रहा है कि मेरे हाथों के नीचे आपका सर मैं रख रहा हूँ। तो जब दो सेंटेंसों में या दो वर्डों में जब आपस में संबंध बताता है तो उसे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि बेनेथ मतलब क्या होता है, नीचे। ये एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्या किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ये आपस आपके और हमारे बीच का संबंध बता रहा है, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, Which of the following is the most suitable title for the given poem? इसका पोएम, इस पोएम का टाइटल क्या है, आप लोग बताएंगे। अब ये तो आप लोग बता ही सकते हो कि इस पोएम का टाइटल क्या बताया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, अ सिंकिंग शिप इन द सीज, क्या समुद्र में जहाजों को डूबना बताया गया है, नहीं। लाइफ इन वाटर, जल ही जीवन बताया गया है, नहीं। डैंग वेसलेस मतलब रक्त वाहिकाओं का बहना बताया गया है, नहीं। कैप्टन माई कैप्टन, क्या बताया गया है, कैप्टन माई कैप्टन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा एक फिर से पैसेज है, इसको बताइए आप लोग क्या होगा, क्या बताया गया। क्वेश्चन नंबर 8 to 15 दिया गया है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हॉकी, क्या बताया गया है कि हॉकी बहुत प्रकार की होती है। चलिए पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हॉकी, सम गेम्स मेक द यूज ऑफ स्टेक either wheeled or bladed while others do not in other to help make to distinction between these various game. The word hockey is often preceded by another word. Example, field hockey, ice hockey, roller hockey, rink hockey और फ्लोर हॉकी। चलिए अब इसका मतलब बताते हैं। क्या बोला गया है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हॉकी, हॉकी जो है बहुत प्रकार के, मतलब कि इसमें क्या बताया गया कि हॉकी जो है बहुत प्रकार के बारे में बताया गया, हॉकी के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया है। सम गेम मेक्स द यूज ऑफ स्टेक, इस हॉकी में स्केट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। आइदर व्हील्ड और ब्लेडेड वाइल अदर्स डू नॉट, और कुछ में नहीं किया गया है। कुछ हॉकी के कुछ खेलों में स्केट्स मतलब होता है स्केटिंग, जो आप लोग स्केटिंग करते हो ना, आजकल रील्स में भी आती है, वो जूते के नीचे जो चके लगे रहते हैं उसी को स्केटिंग बोलते हैं, ठीक, स्केट्स बोलते हैं। तो हॉकी के कुछ खेलों में स्केट्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ खेलों में अलग अलग प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ में नहीं किया गया है। फिर क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू हेल्प मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज वेरियस गेम, फिर क्या बताया गया है, जबकि कुछ अलग अलग प्रकार के हॉकी के पहचानने के लिए बताया गया है। अब हॉकी के पहले शब्द में अब देखो क्या लगाया गया, द वर्ड हॉकी इज ऑफ्टन प्रीसीडेड बाय अनदर वर्ड, जैसे फील्ड हॉकी, आइस हॉकी, रोलर हॉकी, रिंक हॉकी और फ्लोर हॉकी। क्या बताया गया है कि हॉकी को पहचानने के लिए हॉकी से पहले कुछ शब्द लगाए गए हैं, कुछ क्या लगाए गए हैं, प्रीफिक्स लगाए गए हैं। जैसे कि पहला क्या आता है, फील्ड हॉकी आता है, फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा कहाँ गया, पहला आता है फील्ड हॉकी, फिर उसके बाद दूसरा आइस हॉकी, फिर तीसरा रोलर हॉकी, फिर रिंक हॉकी, फिर फ्लोर हॉकी, ठीक। अब किसके बारे में बताया गया, इन ईच ऑफ दीज स्पोर्ट्स टू टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर बाय ट्राइंग टू मैनोवर द ऑब्जेक्ट
of play, either a types of ball, a wrist or a disc, such as a puck. ठीक है ना। अब क्या बताया गया है कि इन सभी खेलों में टीम को क्या बताया कि इन सभी खेलों में टीम को आमने सामने एक दूसरे के सामने खिलाफ खेलती है, जिसमें गेंद या पक की भी जरूरत होती है। पक मतलब क्या होता है? पक जैसी वस्तु जो होती है एक रबड़ की गोला आकार की वस्तु होती है जो गेंद की जगह ही यूज की जाती है। ठीक, जैसे क्या गया इनटू द opponent's goals using a hockey stick. Two notable exceptions use a straight stick and an open stick, still referred to as a puck, with a hole in the center inside. फिर क्या बोला गया है कि इन सभी खेलों में क्या बोला कि दो टीम एक दूसरों के सामने खेलती है और गेंद या पक जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल करती है। हॉकी की सहायता से विरोधी टीम एक दूसरे को गोल पहुंचाने का प्रयास करती है, गोल में पहुंचाने का प्रयास करती है। ठीक, अब आते हैं ये किसके बारे में कहा गया है? ये मेजर ध्यानचंद है। मेजर ध्यानचंद को आप लोग जानते होंगे, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी। वाज एन इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर वाइडली रिगार्ड्स एज ए इंसाइक्लोपीडिया। ठीक, आप लोग जानते होंगे कि मेजर ध्यानचंद जो है वो भारत के एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। इन्हें इतिहास में महानतम हॉकी खिलाड़ी के में से एक माना जाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा है? ही वॉज नोज फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल कंट्रोल एंड गोल स्कोरिंग फीट्स इन एडिशन टू अर्निंग 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स in 1928, 1932 and 1936 during an era where Indian dominated field hockey. फिर इन्हें जो है वे अपनी शानदार बॉल के कंट्रोल करना जानते थे और गोल स्कोरिंग एबिलिटी के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब वो गोल भी करना जानते थे और बॉल को कंट्रोल करना जानते थे। इसलिए उन्हें 1928 में और कब 1928 में, 1932 में और 1936 में ओलंपिक के भारत के लिए 3 ओलंपिक कितने फील्ड के दीज विक्ट्रीज कितने मिले उन्हें? 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने ओलंपिक मेडल जीते हैं? एक 1928 में, एक 1932 में, एक 1936 में इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता हुआ है। फिर क्या कह रहा है? हिज इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड बियॉन्ड दिस विक्ट्रीज एज इंडिया वॉन द फील्ड हॉकी इवेंट इन 7 आउट ऑफ 7 ओलंपिक फ्रॉम 1928 टू 1964। फिर उनका प्रभाव केवल उनकी व्यक्तिगत जीत में तक सीमित नहीं था। विक्ट्री मतलब होता है जीत। कहाँ गया ये? विक्ट्री मतलब क्या होता है? जीत। उनकी जो जीत थी उनके व्यक्तिगत जीत तक सीमित नहीं थी। भारत में 1928 और 1964 के बीच 8 में से 7 ओलंपिक खेल उन्होंने जीते हैं। कितने? 7 के 8 में से कितने जीते हैं? 8 में से उन्होंने 7 ओलंपिक खेल जीते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात होती है ये। ठीक, उसके बाद 8 में से 7 उन्होंने ओलंपिक खेल जीता। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है? ओलंपिक फ्रॉम 1928 से 1964 तक में उन्होंने 7 ओलंपिक खेल जीता। नोन एज द विजार्ड और द मैजिशियन ऑफ हॉकी फॉर हिज सुपर्ब बॉल कंट्रोल, चंद प्लेड internationally from 1926 to 1949, where he scored 570 goals in 185 matches according to his autobiography, goal and over 1000 goal। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखा गया है कि उनकी इस ध्यानचंद को उनकी शानदार बॉल कंट्रोल के कारण उनकी जो है शानदार बॉल कंट्रोल के कारण विजार्ड और क्या मिला गया है? द मैजिशियन ऑफ हॉकी का पुरस्कार मिला है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आएगा? उसके बाद हमारा आएगा क्या बोल रहा है? goal and over 1000 in his entire domestic and international career. BBC called him the
हॉकी इक्विवेलेंट ऑफ मोहम्मद अली। जो बीबीसी है उन्होंने इन्हें हॉकी का मतलब इन्हें हॉकी का मोहम्मद अली कहा है। क्या क्या है? हॉकी इक्विवेलेंट ऑफ मोहम्मद अली कहा गया है। फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड चंद इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पद्म भूषण, और इन्हें जो है तो पद्म भूषण भी मिला गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इन्हें मिला गया है। कब मिला गया है? 1956 में मिला गया। हिज बर्थ टू 19 अगस्त सेलिब्रेटेड एज नेशनल सपोर्ट डे। जो है हमारा नेशनल सपोर्ट डे इनके जन्मदिन के ही अपेक्षा मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, उस दिन हमारा नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। इन इंडिया एवरी ईयर इंडियन हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज नेम आफ्टर हिम। उसके बाद इन्हें जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार रत्न अवार्ड मिला। कौन सा? पहले इन्हें 1956 में क्या मिला? पद्म भूषण मिला, और फिर उसके बाद हमारा भारत का सबसे सर्वोच्च खेल अवार्ड क्या मिला इनको? रत्न अवार्ड मिला। अब उम्मीद है आपको इसकी सारी समरी आपको समझ में आई होगी, और अब आप इसका सही तरीके से आंसर दोगे। चलिए अब आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर टिक कीजिए। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज व्हाट इज द टाइटल ऑफ मेजर ध्यानचंद ऑटोबायोग्राफी। आप लोग बताइए कि जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। मेजर ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? हॉकी माई लाइफ। क्या हॉकी ही मेरा जीवन है? अपॉर्चुनिटी इज हॉकी। हॉकी का अवसर मिला। गोल्ड फॉर लाइफ, मतलब लाइफ में सोना, या फिर गोल। आप लोग बताइए किस हिसाब से लिखा। मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? यहाँ पे ये देखिए पैसेज में भी लिखा है। क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था गोल। क्या नाम है? गोल नाम है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? गोल। अब आते हैं अपने सेकंड आंसर पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वॉज नॉट यूज्ड फॉर मेजर ध्यानचंद हॉकी कैरियर। हॉकी कैरियर में मतलब कौन सा नाम इनको नहीं दिया गया है? आप लोग बताइए। मैंने आप लोग को अभी पैसेज में बताया। क्या क्या बताया है? इन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी भी कहा गया, हॉकी इक्विवेलेंट ऑफ मोहम्मद अली भी कहा गया, द मैजिशियन ऑफ हॉकी भी कहा गया। इन्हें क्या द मैन ऑफ गोल्ड नहीं कहा गया। आप लोग ये देख सकते हो पैसेज में क्या क्या कहा गया। क्या कहा गया? हॉकी इक्विवेलेंट ऑफ मोहम्मद भी कहा गया है, और इन्हें विजार्ड भी कहा गया था। आप लोग देखो यहाँ पे विजार्ड, ये विजार्ड ऑफ मैजिशियन भी कहा गया है, और तीसरा क्या कहा गया है? इनको ग्रेटेस्ट प्लेयर कहा गया है। हॉकी का ग्रेटेस्ट प्लेयर कहा गया है। मैजिशियन क्या कहा गया? मैजिक थे, चमत्कारिक थे। ठीक, तो इनका तीन, इन्हें क्या नहीं कहा गया? गोल्ड नहीं कहा गया, द मैन ऑफ गोल्ड नहीं बताया गया। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाउ डिड मेजर ध्यानचंद इन्फ्लुएंस एक्सटेंड बियॉन्ड हिज विक्ट्री। ठीक, इसमें बताना है कि मेजर ध्यानचंद जो है हमारे एक्सटेंड बियॉन्ड विक्ट्री किस प्रकार की जीत को इन्होंने उकरा है। तो उनकी जीत इन्फ्लुएंस इन विक्ट्री जो है वो कैसे आगे बढ़ी। आप लोग बताइए। वेन मेजर ध्यानचंद वॉन इज फर्स्ट गोल्ड मेडल। क्या वो पहली बार गोल्ड मेडल पाए थे? बस उनकी यही जीत का कारण था? केवल यही नहीं। When India won the field hockey event in 7 out of 8 Olympic जीत। When Major ध्यानचंद secured all the goals in single game। क्या वे केवल एक ही खेल में सुरक्षित रहना चाहते थे? नहीं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि उन्होंने 8 में से 7 ओलंपिक खेलों 7 में से 8 गोल 8 ओलंपिक जीते हैं। उन्होंने 8 में से 7 ओलंपिक जीते हैं। उनका यही था। ठीक है ना। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट हियर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन द पैसेज। अब हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। आप लोग बताइए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था इंडियाज हाईएस्ट सपोर्टिंग ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हाँ, मेजर ध्यानचंद को खेल अवार्ड मिला था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड चंद इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पद्म भूषण इन 1956। 1956 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। मेजर ध्यानचंद was the greatest player of all time according to ब्रिटानिया BBC। ये दोनों सही बातें हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ब्रिटानिया की भी बात की गई है। यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ब्रिटानिया की भी बात की गई है। और यहाँ पे जो BBC थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे हॉकी इक्विवेलेंट मोहम्मद किया गया था। पर ये दोनों अपनी आपस में अपनी अलग अलग बातें। और वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे सारी चीजें साथ में ही दे दी गई हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि मेजर चंद्र जो है ध्यानचंद को ग्रेटेस्ट प्लेयर बताया गया ऑल ऑफ टाइम, सारे समय में। ब्रिटानिया और BBC की न्यूज में नहीं, ये गलत है। BBC न्यूज अलग टाइम पे आई थी और ये चीजें अलग टाइम पे आई थी। द वर्ड हॉकी इज ऑफ्टन प्रिसीडेड बाय अनदर वर्ड। हाँ, सब अगले दूसरे देशों से भी हमारे प्रमुख थे मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, He was known for his extraordinary ball control. Which of the following is opposite in meaning of the extraordinary? हमें extraordinary की मीनिंग बतानी है। बताइए extraordinary मतलब क्या होता है, असाधारण। क्या होता है, असाधारण। तो indifferent मतलब क्या होता है, डिफरेंट मतलब असाधारण, indifferent मतलब समान होता है। क्यूरियस मतलब क्या होता है, क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु। क्यूरियस मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय। और बिजार क्या लिखा है, बिजार मतलब क्या होता है, बिजार मतलब होता है विचित्र। इंडिफरेंट मतलब क्या होगा, इंडिफरेंट मतलब होता है समान। क्यूरियस मतलब क्या होता है, जिज्ञासा। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, विजार्ड मतलब होता है विचित्र। और इनक्रेडिबल मतलब अभी मैंने क्या बताया कि अविश्वसनीय। क्या बताया, अविश्वसनीय। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, असाधारण। तो इसका क्या सही क्या हो जाएगा, समान, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर इन हिस्ट्री, जो मतलब कि हॉकी के महान प्लेयर हैं उसके बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड रिगार्ड इन द गिवन लाइन। जो रिगार्ड है उसके बारे में बताया गया कि रिगार्डेड का मतलब क्या होता है, रिगार्डेड का मतलब होता है मानना। रिगार्डेड का मतलब क्या होता है, कंसीडर करना। मतलब कि कोई चीज कंसीडर कर ली, कोई चीज हमने मान ली, ठीक है ना। तो अब उसका आंसर क्या होगा, अब कंसीडर, कंसीडर करना मतलब क्या होगा, मानना। क्या होगा, मानना। ठीक है। परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे। परप्लेक्स मतलब होता है उलझन में डालना। क्या होता है, उलझन, उलझन में डालना। फिर क्या बताया गया, बैफल, बैफल मतलब क्या होता है, हैरान या उलझन करना। क्या होता है, हैरान या उलझन करना। यही इसका क्या है, सिनोनिम्स है, परप्लेक्स और बैफल का मतलब क्या है। एस्टोनिश, एस्टोनिश मतलब क्या होता है, चकित करना। एस्टोनिश मतलब क्या होता है, चकित करना। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिगार्ड मतलब भी क्या होता है, मानना। क्या होता है, मानना, मानना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंसीडर करना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज नेम्ड ऑफ आफ्टर हिम। इसका बताना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में आफ्टर किस चीज को डिनोट कर रहा है, एडवर्ब को कि डिटरमाइनर को कि प्रीपोजिशन को कि कंजक्शन को। बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही आंसर होगा। आफ्टर, देखिए हमारा आफ्टर के बाद जो है, आफ्टर के बाद हमारा क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। अब मैंने कल क्या बताया था कि हमारा संबंध अगर प्रोनाउन या नाउन के पहले कोई भी चीज आएगी या तो एडजेक्टिव होगी या किसी से संबंध बताता होगा तो वो तो प्रीपोजिशन होगा। तो आफ्टर ऐसा कोई विशेषता तो नहीं है के बाद में कोई ऐसा विशेषता तो नहीं है ना, तो ये आफ्टर का क्या मतलब होता है, बाद में। तो इधर ये किसका रोल कर रहा है, ये हमारा संबंध बताने का रोल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। वो हमारा क्या बता रहा है कि टू नोटेबल एक्सपेंसेस एक्सेप्शन यूज अ स्ट्रेट स्टिक एंड एन ऑफ ओपन डिस्क, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड नोटेबल। हमें नोटेबल का बताना है कि नोटेबल, तो नोटेबल का मतलब तो ऐसा होता है महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। लिख देती हूँ, उल्लेखनीय। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। यहाँ पे क्या किया गया है कि मेजर ध्यानचंद जो थे वो अपने खेल में दो चीजों का मेनली यूज करते थे, कि स्टेट स्टिक का यूज करते थे और ओपन डिस्क का यूज करते थे। तो यहाँ पे अपन को बताना है कि जो नोटेबल है वो किस चीज का वो कर रहा है। तो देखिए, टू नोटेबल एक्सेप्शन यूज एक वर्ब का काम कर रही है, स्टेट स्टिक एंड एन ओपन डिस्क। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारी वर्ब हो गई, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता, तो ये पूरा नाउन ही आएगा, क्योंकि एक्सेप्शंस नोटेबल दो मतलब कि उल्लेखनीय अपवाद हैं, एक प्रकार से नाम ही है। तो देखो एक्सेप्शंस की ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, और जो चीज विशेषता, नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो ये किसका पार्ट हो गया, ये एडजेक्टिव का पार्ट हो गया। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमारे जो है पैसे के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब जनरली क्वेश्चंस आ गए। अब आप लोग इसका आंसर देंगे क्या, जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल क्यूरिकुलम इम्प्लाइज। बताओ इसका क्या आंसर होगा। इसको क्या कहा गया है, एक प्रकार से लिंग की भूमिकाओं को हमें किस पाठ्यक्रम में बताना चाहिए या किस प्रकार समझाना चाहिए। पाठ्यक्रम, क्यूरिकुलम मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम। क्यूरिकुलम मतलब होता है पाठ्यक्रम। आप लोग बताओ। सेंसिटाइजेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भूमिकाएं। क्या होता है, भूमिकाएं। जेंडर का मतलब होता है लिंग। क्या होता है, लिंग। तो क्या बताया गया, जेंडर की लिंग भूमिकाओं को हमें किस पाठ्यक्रम में बताना चाहिए या समझाना चाहिए, और किस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। इम्प्लाइज मतलब होता है दृष्टिकोण। इम्प्लाइज मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। इम्प्लाइज मतलब होता है दृष्टिकोण। तो आप लोग बताओ, रिस्पेक्टफुल अप्रोच टुवर्ड डिफाइनिंग जेंडर रोल, क्या हमें रिस्पेक्टफुल तरीके से देना चाहिए। प्रमोटेड को एजुकेशन इन हाई स्कूल। को एजुकेशन मतलब होता है जहाँ लड़के और लड़कियाँ पढ़ती हैं, जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है को एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन, ये तो अलग ही फॉर्म हो गया, ये तो अपना रिप्रोडक्शन वगैरह साइंस की भाषा में आ गया। नाउन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो आप लोग बताओ, हमें रिस्पेक्टफुल अप्रोच के हिसाब से देना चाहिए। कहीं भी आप बैठो, समाज में बैठो, लड़की लड़कों के बीच में बैठो, लड़कियों लड़कियों के बीच में बैठो, या लड़कों लड़कों के बीच में बैठो, हमें लिंग भूमिकाओं को अपने एक सही रिस्पेक्ट, समानता, समय और सम्मान और संवेदनशीलता के अनुसार ही उसे डिफाइन करना चाहिए। चलिए आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 नंबर अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे।
क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स में बोल रहा है। डायरेक्शन, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक्स द गिवन सेंटेंस ग्रामेटली। ग्रामर की एरर को बारे में मतलब बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही होगा, कॉन्सेप्ट करेक्ट बताओ। क्या बोल रहा है, डोंट टीच हिम अबाउट हिज वेट, इट्स वेरी फॉर हिम। यहाँ पे क्या लगा, उसके वजन को लेकर क्या मत करो, उसको वजन को लेकर उसे परेशान मत करो, यह उसके लिए डैश है। बताओ, टीच मतलब होता है परेशान करना, उसके वजन को लेकर उसे परेशान मत करो। अबाउट हिज वेट, उसके वजन को लेकर उसे परेशान मत करो, वो क्या है, बहुत ही क्या है, पॉइंट है, क्रूअल है, रिगार्ड है कि पेन है। बताओ, पॉइंट है मतलब ये तो सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा कि मुख्य बिंदु हो रहा। पेन दर्द, दर्द भी ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा। रिग्रेट, रिग्रेट मतलब होता है पछतावा, पछतावा नहीं हो रहा है ना, तो वो तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा क्रूएल। यह उसके लिए बहुत ही निर्दयी भाषा है, उसे उसके वजन के लिए परेशान मत करो, यह उसके लिए बहुत ही निर्दयी भाषा का उपयोग हो रहा है। ठीक, क्रूएल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रूएल। और रिग्रेट मतलब होता है पछताना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स ही बताना, ऊपर से ग्रामर की चीजें ही बतानी है। तो आप लोग बताओ, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट यू कैन फील डैश इफ यू हैवंट ईटन प्रॉपरली फॉर डैश डैश, क्या होगा इसका बताओ। इट्स नॉट सरप्राइजिंग यू दैट यू कैन फील इफ यू हैवंट ईटन प्रॉपरली फॉर डेज, मतलब कि अगर आपने, यदि क्या, इफ, यदि आपने बहुत दिन से खाना नहीं खाया, प्रॉपरली खाना नहीं खाया काफी दिनों से, तो ये किसी भी यह आश्चर्यचकित की बात नहीं है डेट यू कैन फील। अब बताओ, थैंकफुल होगा कि वास्ट होगा कि थॉटफुल होगा। वास्ट मतलब होता है विशाल, और थॉटलेस मतलब होता है लापरवाह, बिना सोचे समझे। अब और इसका क्या होगा, डेजी मतलब होता है चक्कर आना, थैंकफुल होता है आभार व्यक्त करना, वास्ट मतलब होता है विशाल, और थॉटलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह, बिना सोचे समझे क्या होता है, लापरवाह। तो आप लोग हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने प्रॉपरली काफी दिनों से खाना नहीं खाया है तो यह सरप्राइजिंग की बात नहीं है कि आपको चक्कर आ जाए, आप कमजोरी लगे आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, डेजी। इसका आंसर क्या होगा, डेजी। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में है, वो भी ग्रामर का एरर ही है उसमें। तो आप लोग बताओगे, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ डैश हैप्पीनेस। बताओ आप लोग, इसका क्या होगा, सेफ्टी, प्योरली, परफेक्ट या पुअरली। बताओ, हैप्पीनेस यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, देखो इसको पहले अपन ग्रामर से बोलता है ना, तो अपन पहले ग्रामर में ही जाएंगे कि सेंटेंस में क्या ग्रामर एरर है, हम इसको किस हिसाब से इसमें फिट कर सकते हैं। तो पहले हमारा व्हाट इज योर क्वेश्चन, ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है जिसमें हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शा रहा है। व्हाट इज योर, ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब ये हमारा क्वेश्चन वो हो जाएगा, डबल क्वेश्चन वाला है, तो इसमें WH फॉर्म में ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा आइडिया ऑफ। ऑफ हमारा किस में आता है, प्रीपोजिशन में आता है, किस में आता है, प्रीपोजिशन में। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट ही इसका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। जब तक बीच में कोई दूसरी चीज नहीं आए तो सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी चीजें होंगी तो ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगी। तो हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशियाँ। तो सेफ्टी, सेफ्टी तो हमारा नाउन है, सुरक्षा। प्योरली, प्योरली मतलब शुद्धता, ये हमारी एडवर्ब दर्शाती है कि शुद्ध रूप से ऐसा काम करो, शुद्ध रूप से मतलब वर्ब का एक्शन बताती है। पुअरली, पुअरली भी हमारा उसकी गरीबी में ऐसा हुआ। LY जहां लग जाता है तो मेनली वो एडवर्ब का काम करता है, जिस वर्ड में अगर LY लग गया तो एडवर्ब कहलाता है। ठीक, अब हमारा आता है तीसरा हमारा क्या बचता है, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या होता है, सही, सही रूप से, ठीक है ना, तो क्वालिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे परफेक्ट किसको दर्शाता है, क्वालिटी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट।
परफेक्ट किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीजें आएंगी वो हमारी ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। ऑब्जेक्ट का लास्ट वर्ड हमारा क्या कहला रहा है? नाउन है। क्या है हमारा? खुशी। नाउन है, नाम है ना खुशियाँ, उसके पहले हमारा क्या आएगा? जो हमारे नाउन की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर हमारा किस में है? ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में ही है और इसमें भी ग्रामर का एरर ही बताना है। अब आप लोग बताओगे इसमें क्या होगा? मोस्ट ऑफ यूज इग्नोर दिस गुड एडवाइस डैश वी नो इट टू बी ट्रू। इसका क्या होगा? आप लोग बोला हमेशा क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ अस इग्नोर दिस गुड एडवाइस। ठीक, हमें अधिकांश लोग अच्छी सलाह देते हैं। क्या देते हैं? अच्छी सलाह देते हैं और सलाह को नज़रअंदाज करते हैं। हम में से क्या लिखा है? हम अस मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ अस मतलब होता है हम में से अधिकांश। हम में से अधिकांश, तो क्या होगा? हम में से अधिकांश लोग अच्छी एडवाइस, गुड एडवाइस मतलब होता है अच्छी सलाह। क्या होता है? अच्छी सलाह। हम में से अधिकांश लोग अच्छी सलाह को इग्नोर करते हैं। वी नो इट टू बी ट्रू, जबकि ये सही होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या क्या दिया गया? सपोजिंग। सपोजिंग मतलब क्या होता है? मान ले की। सपोजिंग मतलब क्या होता है? मान ले की। और इवन तो मतलब क्या होता है? इवन तो मतलब होता है हालांकि। इवन दो मतलब क्या होता है? हालांकि, भले ही। और फिर तीसरा क्या है? देन। देन मतलब क्या होता है? तब। और एज मतलब क्या होता है? जैसे। एज मतलब क्या लिख दोगे? जैसे। देन मतलब क्या लिख दोगे? तब। और सब वो क्या लिखा है? सपोजिंग। सपोजिंग मतलब आपको मैंने क्या बताया? मान लें कि। क्या? मान ले की। और तीसरा क्या है हमारा? इवन दो। इवन दो का मतलब मैंने क्या बताया? भले ही, हालांकि। भले ही या हालांकि। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? मोस्ट ऑफ यूजिंग इग्नोर दिस गुड न्यूज। हम में से अधिकांश लोग अच्छी सलाह को इग्नोर कर देते हैं, हालांकि वो चीजें सही होती हैं। क्या होगा? हालांकि वो चीजें सही होती हैं। अब मान ले कि, तो ये तो अलग ही हो गया। मान लो, सपोज करना कि ऐसा हो सकता है, वो तो फ्यूचर वाली बात हो जाती। तब जब तो अलग ही सेंटेंस हो जाता है। अब जैसे में एग्जाम्पल आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इवन दो। ठीक, अब हमारा हाँ 20 आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन ही रखे थे, जिसमें मैंने 2 आपको अनसीन पैसेज दिए थे और मैंने आपको ग्रामर एरर के फिल इन द ब्लैंक्स रखे थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज मैंने अनसीन पैसेज के भी कुछ क्वेश्चन लिए थे, कल मैंने आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस कराए थे और उसके पहले मैंने आपको ग्रामर के क्वेश्चंस कराए थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्लास आपको पसंद आ रही होगी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं आपको और बेहतर कैसी क्लास लाऊं और कितना अच्छा कर सकती हूँ मैं क्लास में। आप इस चीज़ को ज़रूर बताएं और क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।